अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अच्छा, आज हम एक तालीमी सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आज उसका पहला लेक्चर है, तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में है। और फिर इंशाल्लाह हम आगे इन चैप्टर्स को टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारी जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स है पेट बोर्ड की, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। यू मस्ट जी। हैव नोन दैट। उसमें 10 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, dawn ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, जी। तो मैंने आपको शायद फर्स्ट ईयर में भी बताया था, जब हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बातें कर रहे थे, कि हमारे ये जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, जी। वो असल में इसमें जो 20 चैप्टर्स हैं, ये असल में फिजिक्स की 20 डिफरेंट ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन है। मैंने जी। बताया था शायद। तो जी। उनमें पहली 10 जो ब्रांचेस थी वो हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी की। ठीक है, तो जी। सेकेंड ईयर का पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में 10th क्लास में भी इस आपने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं। असल में हमारी जो सेकेंड जी। ईयर जी। फिजिक्स का प्री रेक्विजिट जो क्लास है या सब्जेक्ट है वो है 10th क्लास वो की फिजिक्स। 10 है। और जी। जी। 9th क्लास की फिजिक्स जो है वो फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर्स की प्री रेक्विजिट थी। ठीक है, जी। जी। तो जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको, वो क्या है? चार्जेस की स्टडी जो स्टैटिक होते हैं। हाँ जी, ऐसे चार्जेस की स्टडी जो स्टैटिक होते हैं, वो चार्जेस जो रेस्ट पर हों उनकी स्टडी जिस हम फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे है करंट ठीक। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में डायनामिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था, जी। which was related to some kind of motion of the objects। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा जी। कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा, उसमें ऐसे चार्जेस को स्टडी किया जाएगा जो रेस्ट पर ना हो, मूव कर रहे हो, मोशन में हो। मोशन में। जी। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, वो बाद में करंट के प्रोड्यूस होने का जी। बायस बनते हैं। जो चार्जेस मोशन में होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही बाद में कहलाते हैं कि वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जी। ओके। तो चैप्टर नंबर 2 में हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में हम ऐसे चार्जेस को स्टडी करेंगे जो रेस्ट पर होंगे। ठीक है, उसके बाद जी। बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब 13th जो चैप्टर है, यानी कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, उसमें हम जो चैप्टर नंबर 2 में करंट की बात चल रही है, उस करंट के कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, जी। मीन्स जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो उस करंट के फ्लो की वजह से उस वायर के इर्द गिर्द जो है करंट, सॉरी, लेट्स सपोज ये एक वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसके इर्द गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, एक मकनातीस प्रोड्यूस हो जाता है। तो बी से रिप्रेजेंट कर, जी। ठीक है।
तो करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को जिस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ठीक है ओके। जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो प्रीवियस ब्रांच थी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पर हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, है ना। जी लेकिन जी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट के प्रोड्यूस होने की बात करेंगे। उसका उल्ट ठीक है प्रोसेस है ये। वहां पर क्या हो रहा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। जी। लेकिन इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की प्रोडक्शन की बात करेंगे। माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। उसने अपनी वो फेराडेज इक्वेशंस प्रोवाइड की थी, ठीक है। वो भी डिटेल में डिस्कस जी करेंगे इसी चैप्टर में हम, कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, जी जी ठीक है। और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जी। तो उस एसी जनरेटर को तो स्टडी करेंगे, उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी, ठीक है ठीक है। आमतौर पे वाक़ा से जो हमें बिजली प्रोवाइड की जा रही है पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो वाक़ा ही है, वहाँ पर कुछ और कंपनी जी। का नाम होगा तो वो आमतौर पे अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन आजकल आपको पता है सोलर प्लेट्स का और बैटरीज का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो उनसे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, ठीक है डीसी डीसी बोलते हैं उसे। तो अल्टरनेटिंग करंट की प्रोडक्शन की बात होगी चैप्टर नंबर 14 में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज की बात होगी चैप्टर नंबर 15 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को काफ़ी सारी डिवाइसेस के अंदर से गुजारेंगे, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सॉरी फर्स्ट ईयर में कह रहा हूँ, 10th में रजिस्टर को के 10th बारे में सुना हुआ है, और कैपेसिटर कैपेसिटर। के बारे जी में सुना हुआ है, और एक इसी तरह से इंडक्टर होता है। इंडक्टर आप इस सेकेंड ईयर में जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। तो इनके अंदर से करंट, अल्टरनेटिंग करंट की गुजरने की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। और जी फिर उसके और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स होंगे और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो हम चैप्टर नंबर 15 में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसको एसएसपी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को एक और नाम दिया जाता है, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉलिड और सॉलिड की स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की बात हो रही होगी, जी ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 16 में फिजिक्स की कंपोजिशन आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हम्म, सॉलिड होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, जी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर कुछ जी उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कि जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सॉलिड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या असर होता है और उसमें क्या चेंजेस आती हैं, और हम उन सॉलिड्स को कहाँ कहाँ पे ठीक। इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है वो ऐसी डिवाइसेस को स्टडी करता है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करती हैं। क्या, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, ठीक है उन डिवाइसेस को फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बाय द वे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब आप अपने रूम में बैठी हुई हैं तो आपने अपने रूम की लाइट ऑन करने के लिए एक स्विच ऑन किया होगा, राइट। जी जी तो स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो आपके रूम की लाइट ऑन हो जाती है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। जी और जब ऑफ जी करते जी हैं तो वो ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो अब वो सबसे बिल्कुल सिंपल सी डिवाइस है वो स्विच, जो असल में जी करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रही है,
है ना। जी तो उस स्विच की बनावट, उसकी वर्किंग और वो कैसे काम कर रहा है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये तो सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट डिवाइस थी ना स्विच। लेकिन आपने 10th क्लास में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, NAND जी। गेट, नॉर गेट। वो हम्म। गेट्स भी असल में इस करंट को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जी अब जिस आप मोबाइल पे अपनी क्लास अटेंड करी है या लैपटॉप पे? जी जी मोबाइल। मोबाइल पे। तो आपका मोबाइल है ना, ये सिलिकॉन की और जर्मेनियम की बनी हुई चिप्स से, चिप्स होती हैं, ठीक है, जिन जी पे इसका प्रोसेसर बनता है। जिस इसके अंदर ना मदरबोर्ड, एक सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट, जी जी जी। इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ होता है। वो फिजिक्स के अंदर ये जो आप एंड और नैंड गेट्स पढ़ रही हैं, उन गेट्स की बेस पे वो काम कर रहा होता है। उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे अच्छा। होते हैं, उसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर भी फिट होता है। वो सारे असल में क्या कर रहे हैं, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। जी तो चैप्टर 17 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो ऐसी डिवाइसेस को स्टडी करता है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक है। ठीक है। तो उस चैप्टर में हम उन सारी डिवाइसेस को स्टडी करेंगे जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 18 है, वो है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इस डॉन के वर्ड को लेकर आपके जहन में क्या बात आती है कि क्या है ये? इसका मतलब कुछ आइडिया आता है कि? स्टार्ट। स्टार्ट। तो मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट, चैप्टर नंबर 18 में हम मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, और आजकल की जो फिजिक्स चल रही है, आजकल की फिजिक्स तो हम इस चैप्टर 18 से पढ़ रहे हैं। जो इससे पहले की जितने हम्म। भी चैप्टर पढ़े हैं ना हमने, वो सारे क्लासिकल फिजिक्स। आपको पता है ओके। कि जो फिजिक्स है ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जी मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, वो बिफोर 19th सेंचुरी, जी ठीक है। 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से पहले की जो फिजिक्स है ना, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और ठीक। के जो बानी हैं, उसके जो बाबा हैं, वो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के हम्म। बानी माना जाता है वो आइजैक न्यूटन को माना जाता है। ठीक है। एंड ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स जो फिजिक्स है, आफ्टर द 19th सेंचुरी, वो फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। और बाबा आइंस्टाइन उसके बानी माने जाते हैं। ठीक है। जी तकरीबन 1906 में आइजैक, सॉरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके बाद जी से जी फिजिक्स का एक नया दौर स्टार्ट हुआ, जिसको हम आजकल मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स ने इतनी तरक्की की है और इतनी गहरी रिसर्च की है कि वो इस बात को कहना शुरू हो गए हैं फिजिक्स के फिजिसिस्ट कि ये जो यूनिवर्स है ना हमारे सामने, इस जैसी लाखों करोड़ों जी यूनिवर्स और भी हैं, जिनको कलेक्टिवली मल्टीवर्स का जी नाम दिया जाता है। जी 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 कि अभी तक तो एक ऑब्वियसली थ्योरी ही है, लेकिन कुरान पाक बताता है कि नहीं, ये हकीकत है। लेकिन फिजिक्स हम्म। अभी इसकी तरफ जाना शुरू हो गई है। वो कहती है कि नहीं जी, जो हमारे जी सामने एक यूनिवर्स है ना, जिसमें काफी सारी गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज में काफी सारे स्टार्स हैं और हमारा सोलर सिस्टम है, उस जैसी और भी काफी सारी यूनिवर्स मौजूद हो सकती हैं। जी ठीक है। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्ट की बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कि जब हम किसी छोटे से एटम के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो वो एटम उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लो करना शुरू कर देता है, कुछ लाइट जी एमिट भी करता है। तो वो एमिट होने वाली लाइट को हम उस वक्त एक नई टर्म देंगे, वो होगा फोटोन। ठीक है ना। जी
तो फोटोन, एटम जो है फोटोन को एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है, और हर एटम डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब और एमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो जी उन फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन और रिलीज होने के बारे में हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे, और उस चैप्टर का टाइटल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। जी चैप्टर नंबर 20 जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में आपने चैप्टर सॉरी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 10th क्लास के लास्ट चैप्टर में। जी तो ये अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, आपको पता है ना कि जो एटम है वो, उसके सेंटर में जी एक जी न्यूक्लियस है और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। जी तो वो जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, उसकी उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को जी जिस फिजिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स। जी अब कभी आपके जहन में आया हो कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जी और आपने 10th क्लास में ये भी जाना होगा कि दो एक जैसे चार्जेस अगर मौजूद हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की फोर्स होती है ना। जी तो जब जी जी न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे प्रोटॉन्स हैं तो वो सारे प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जी तो उनके दरमियान में भी तो रिपल्शन की फोर्स होनी चाहिए। जी तो जब उनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्स है तो वो न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जाता, हम्म है ना। लॉजिकल बात है ना। जी हम्म। टूटता तो नहीं है। हमारी अपनी बॉडी को देखें, काफी सारे एटम से मिलकर बनी हुई है और काफी सारे न्यूक्लियस हैं उसके अंदर। अगर वो खुद ब खुद टूट जाते तो हमारी तो बॉडी एग्जिस्ट ही ना करती। जी तो अब इस न्यूक्लियस के पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो उस रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करने का काम करती है, उसको मतलब जकड़े रखने अच्छा का काम करती है। उस फोर्स को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को असल में कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सही। ठीक है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी का काम है इस रिपल्शन की फोर्स को कंट्रोल में रखना और न्यूक्लियस को टूटने से बचाना। ठीक है। जी तो उन सारी चीज़ों जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम 20th चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हमारे इन तमाम चैप्टर्स का। ठीक है। और जी आपको आइडिया हुआ होगा थोड़ा बहुत कि हम कितनी डिटेल में चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 10 चैप्टर्स में।